अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसा की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। इंसान कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो जाए, लेकिन कुदरत के हाथों बेबस होता है। वो अपनी चालबाजियों, होशियारी से दुनिया को तो धोखा दे सकता है, लेकिन कुदरत की सज़ा से बच नहीं सकता। खैर, वो सर्दियों की इब्तिदा थी। माह अक्टूबर आधे से ज़्यादा गुजर चुका था। इन दिनों हमारे थाने की हुदूद में रस्सागिरी और राजनी की वारदातों में इजाफा हो गया था। मैंने इस रूट के गश्त में इजाफा कर दिया था। 20 पुलिस एहलकार दो दो की टोलियों में रात को गश्त करते थे, जिससे वारदातों में नुमायां कमी तो हो गई थी, लेकिन जो वारदातें हो चुकी थीं, हमें उनका खोज तो लगाना ही था। गांव अख्तराबाद का नंबरदार एक दिन इसी सिलसिले में मेरे पास आया। उसका नाम नसीर था, मलिक नसीर। एक नौटे कद का होशियार बंदा था। मैंने इसे अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर पूछा, मलिक साहब, खैर है, आज फौजों ने थाने की तरफ चढ़ाई क्यों की है? थानेदार साहब, बस गांव के लोगों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना, उसने बैठते हुए कहा। जाहिर है, नंबरदारी कोई फूलों की सेज तो है नहीं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आगे बढ़ने से पहले इस नंबरदार के मुतालिक थोड़ा सा बता दूं, ये कुछ ज़्यादा ही चापलूसी किस्म का नंबरदार था। पुलिस का मुखबिर भी था और पास केसों में पुलिस को गुमराह करने का काम भी सरंजाम दे देता था। मेरे थाने के एएसआई जावेद खान ने मुझे उसके मुतालिक बताते हुए कहा था, सर, ज़रा इससे होशियार रहिएगा, ये बहुत चालबाज और मक्कार किस्म का शख्स है। और वही नंबरदार आज मेरे सामने बैठा कह रहा था, थानेदार साहब, अब तक हमारे गांव से 5 भैंसें, 4 गाय चोरी हो चुकी हैं। लोगों में बड़ी तशवीश है। अब तो लोग डंगरों के पास ही सोने लगे हैं। देखो मलिक नसीर, मैंने संजीदा लहजे में कहा, साफ साफ बात करो। क्या तुम हमें ये बताने आए हो कि हम नाकाम हो चुके हैं रस्सागिरों का सुराग लगाने में? क्योंकि जो एदाद शुमार तुम हमें बताने आए हो, इसकी रिपोर्ट तो हमारे पास पहले ही दर्ज है। थानेदार साहब, मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ गांव के मकीनों की तशवीश से आपको आगाह करने आया हूँ। तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है मलिक नसीर, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे तो ये रस्सागिर तुम्हारे गांव के ही लगते हैं। तुम इनको गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करो, मैंने उसके दिल में नकब लगाते हुए कहा। मैं तो जी हर किस्म के ताउन के लिए हाजिर हूँ, उसने अपनी फितरत के मुताबिक कहा। तुम्हारे गांव में कितने जुर्म पेशा हैं? मैंने पूछा। मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं जनाब, उसने कन्नी कतराते हुए कहा। खैर, मैंने इससे ज़्यादा बहस मुनासिब ना समझते हुए उसे रुखसत कर दिया। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि वो एक 20-22 साल जवान के साथ फिर थाने में आ गया। थानेदार साहब, वही हो गया ना जिसका खदशा था, इसने आते ही हाथ मलते हुए कहा। अब क्या हो गया? क्या हो गया नंबरदार साहब? जनाब वजीर की वालदा को रात को कोई कत्ल कर गया, इसने साथ आए हुए जवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं सीधा होकर बैठ गया और मैंने कहा, तुम दोनों आराम से बैठो और तफसील से सब कुछ बताओ। इन दोनों की ज़बानी जो हालात मुझे मालूम हुए, वो मैं अपनी ज़बान में आपके गोश गुजार कर देता हूँ। दीवार कम से कम 10 फीट ऊंची थी। दराज कामा शख्स भी दीवार पर किसी सहारे के बगैर नहीं चढ़ सकता था। आपको कहानी पढ़ते हुए किसी उलझन से बचाने के लिए ये बता देता हूँ कि चोर, डाकू और रस्सागिर ये तरीका इख्तियार करते हैं कि एक बंदा दीवार के साथ बैठ जाता है, इसके कंधों के ऊपर एक बंदा चढ़ जाता है, फिर नीचे बैठा हुआ आदमी आहिस्ता आहिस्ता दीवार का सहारा लेकर ऊपर उठता है, हत्ता कि ऊपर वाले आदमी के हाथ दीवार की मुंडेर को छू लेते हैं। अगर आप समझदार हैं, और इस तरीके पर इसलिए मुझे यकीन था क्योंकि रगड़ के निशान तकरीबन ज़मीन से 8 फीट ऊपर थे। इस तरह इस वारदात में कम से कम 3 बंदे मुलविस थे और इनमें एक बंदा बाहर ही बैठा रहा होगा। असल सूरत हाल तो उस वक्त पता चलनी थी जब वो मेरे हत्थे चढ़ते। वैसे गली में भी लोगों ने खुरों का कबाड़ा कर दिया था। अब मुझे अपनी अकल पर भरोसा करना था और तफ्तीश की चक्की में हर उस शख्स को, यानी कि मर्द जन को डालना था जिससे कुछ मालूमात मिलने की तवक्को थी। सबसे पहले सिपाही ने राहत अली को मेरे पास भेजा। राहत अली 50 साल, थान पान, गोरे रंग का एक सुलझू किस्म का बंदा लगता था।
इसे मैंने अपने पास बिठा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए सवालात के सिलसिले को शुरू करते हुए कहा, राहत अली, कुछ अपने पड़ोसियों के मुतालिक तो बताओ। थानेदार साहब, हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना है। कदीर का बाप नज़ीर अच्छा बंदा था, हर एक से खुश इखलाकी से पेश आता था। ये घराना खुशहाल है, इनकी 10 एकड़ ज़रई ज़मीन है। अचानक इस घर पर क़यामत टूट पड़ी। ज़मीनों पर काम की निगरानी करते हुए नज़ीर को सांप ने डस लिया और वो इतना जहरीला था कि अस्पताल पहुंचाने की नौबत ही नहीं आई। इसके बाद ज़मीनों का सारा निज़ाम नज़ीर की बेवा ने संभाल लिया, क्योंकि दोनों बड़े बेटे कदीर और मंजूर आवारा हो गए थे। इससे आगे वाली कहानी मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। राहत अली की बीवी ने भी मुझे जो बातें बताई थीं, वो भी तकरीबन वही थीं जो उसका शौहर बता चुका था। अभी कदीर और कबीर से सवाल जवाब करने का मौका नहीं था, दूसरे वो कहाँ भागे जा रहे थे। इसके बाद नंबरदार आया तो मैंने नंबरदार को अपने पास बिठा लिया और राहत अली और उसकी बीवी की सुनाई हुई कहानी उसके सामने रख दी। नंबरदार ने चंद लम्हे गौर किया और फिर बोला, जनाब, ये सारी कहानी सच्ची है। फिर तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन हो सकता है? थानेदार साहब, मैं इस मामले में क्या कह सकता हूँ? नहीं नसीर, तुम कोई ख्याल जाहिर करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो मैं इसके जोर पर कातिल तक पहुंच जाऊं। मैंने इसके दिल की बातें निकालने के लिए कहा। जनाब, मेरे अकल की सुई तो एक ही नुक्ते पर आकर रुक जाती है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, खुलकर बात करो नसीर। मेरा जहन तो रस्सागीरों पर ही अटक रहा है। वो आए तो डंगर चोरी करने के लिए ही होंगे, लेकिन वजीर बेगम कदीर की माँ मकतूला की आंख खुल जाने की वजह से उसका गला घोंटकर चलते बने। तुम्हारी बात में वजन तो है, लेकिन एक बात मुझे खटक रही है कि चोर डाकू ऐसे मौके पर भागने को तरजीह देते हैं, कातिल बनना पसंद नहीं करते। हो सकता है वजीर बेगम ने किसी को पहचान लिया हो, नंबरदार ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। अब की है ना तुमने हकीकत के करीब बात, लेकिन मैंने दानिस्ता फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या थानेदार साहब? लेकिन ये मलिक नसीर के पास लेटे हुए कबीर की आंख क्यों नहीं खुली? मेरी सुई जिस नुक्ते पर आकर अटक गई थी, वो नुक्ता मैंने बड़े तरीके सलीके से उसके जहन में उतार दिया। मेरे जहन में एएसआई जावेद खान की बातें भी गर्दिश कर रही थी और इनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। हाँ, ये बात भी काबिल गौर तो है कि उसकी आंख क्यों नहीं खुली। ठीक है नसीर, अब मैं थाने चलता हूँ, तुम इर्द गिर्द के जुराइम पेशा लोगों पर नजर रखो। ओ थानेदार साहब, इस सारे गोरख धंधे में मैं आपकी खातिर तवज्जो तो भूल ही गया, नंबरदार ने आजिज़ाना लहजे में कहा। फिर कभी मौका मिला तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, यार जिंदा सोहबत बाकी, मैंने कहा। इसके बाद मैंने सिपाही कासिम को साथ लिया और थाने में वापस आ गया। इस दिन इस केस के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अगली सुबह मैं तैयार होकर जब अपने क्वार्टर से निकला तो आसमान बादलों से ढका हुआ था। अभी मैं थाने से थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। बहरहाल गनीमत यह हुआ कि ये बूंदाबांदी तेज बारिश में तब्दील नहीं हुई। अलबत्ता आसार यही बता रहे थे कि बारिश मूसलाधार होगी और सर्दी बढ़ जाएगी। मौसम जैसा भी हो, थाने के काम तो चलते ही रहते हैं। तकरीबन 10 बजे तक वाकई मूसलाधार बारिश होती रही और फिर यकायक बारिश रुक गई। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अमूरे थानेदारी निपटा रहा था कि सिपाही कमर की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और लाश आ गई है। ओह कमर, क्या मकतूला के लवाहिकीन लाश लेने आ गए हैं? मैंने सिपाही की तरफ देखते हुए कहा। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। ठीक है, तुम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ रख दो। मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर सिपाही को हुक्म देते हुए कहा, आधा घंटा मजीद इंतज़ार कर लो, इसके बाद जाकर लाश की आमद की इतला मकतूला के लवाहिकीन को दे आना। मेरा मतलब है कि अगर वो आधे घंटे में भी ना आए तो फिर। ओके सर। सिपाही ने एड़ी बजाकर मुझे सल्यूट किया और चला गया। कुछ देर के बाद मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। रिपोर्ट में कुछ बातें तो वही थीं, यानी मकतूला का गला घोंटकर कत्ल किया गया था। इसके अलावा इसके जिस्म पर कोई निशान नहीं था। अलबत्ता एक बात ने मुझे चौंका दिया। लिखा था, जब मकतूला का गला घोटा गया तो वो किसी बेहोश कर देने वाली दवा के ज़ेर असर थी। बल्कि डॉक्टर ने क्लियर लिखा था कि वो क्लोरोफार्म के ज़ेर असर थी। रिपोर्ट ने मेरी इस थ्योरी पर लाइन फेर दी कि मुजरिम मवेशी चोरी करने आए थे
और अब मुझे इस बात का जवाब भी मिल गया था कि पास सोया हुआ कबीर क्यों नहीं जागा था। अलबत्ता जिस तरह कहते हैं कि बात से बात निकलती है, रिपोर्ट से ये बात भी निकल आई थी कि अगर मुजरिम यानी कि कातिल डंगर चोरी का ड्रामा स्टेज करना चाहते थे तो उन्होंने मकतूला को क्लोरोफॉर्म क्यों सुंघाया। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि कातिलों से कोई हिमाकत सरजद हो चुकी है। उन्होंने मामले को सुलझाने के चक्कर में मामले को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता था, कौवा जब हंस की चाल चलने की कोशिश करता है तो अपनी भी भूल जाता है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़कर फारिग हुआ ही था कि मुझे अपने कमरे के दरवाजे में एक बार फिर सिपाही कमर की शक्ल नजर आई। फिर इसके लब हिले और इसकी तस्वीर के साथ इसकी आवाज़ भी सुनाई दी। सर, मकतूला के लवाहिकीन आ गए हैं लाश लेने के लिए। ठीक है, तो मुहर्रिर से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए कहो। और कुछ ही देर बाद ये मरहला भी तय हो गया। इसी शाम मैंने कांस्टेबल आफ्ताब को साथ लिया और कदीर के घर पहुंच गया। इस वक्त तक मकतूला को मनोमट्टी तले पहुंचा दिया गया था। घर में मेहमानों और महल्ले वालों का जम्मे गफीर था। मर्दों में नंबरदार भी बैठा हुआ था। मैंने और कांस्टेबल ने पहले वहां बैठकर मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। फिर मेरे कहने पर नंबरदार मुझे अपने हुजरे में ले गया। कांस्टेबल आफ्ताब को मैंने वहीं छोड़ दिया था। थानेदार साहब, मौसम कुछ सर्द और खुश्क है, अब तो आपको मेरी दावत कबूल करनी ही पड़ेगी, उसने खुशामदी लहजे में कहा। नसीर, काम करना है, मैं यहाँ दावतें उड़ाने नहीं आया। मेरे खुश्क लहजे को महसूस करके उसके जज्बात सर्द पड़ गए और वो मेरे सामने बैठते हुए बोला, अब जो हुक्म करे मैं हाजिर हूँ। देखो, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। तुम कदीर और कबीर को मेरे पास ले आओ। ठीक है थानेदार साहब, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो निकलने लगा तो मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, पहले कबीर को अंदर भेजना और कदीर को बाहर अपने पास रखना। वो सर हिलाकर चला गया। ये कैसे ऐसा था जो मुझे लोहे के चने चबा सकता था। मेरे जहन में राहत अली की बयान करता कहानी भी घूम रही थी। वो कहानी भी जहाँ से मैंने छोड़ी थी आपको सुना दूंगा। 10 मिनट बाद कबीर मेरे सामने था। वो 12 साल गोरे चिट्टे रंग का लड़का था। आंखें मोटी मोटी थीं। रो रो कर उसकी आंखें मुतवर्रम हो गई थीं। मैंने इसके साथ इजहार हमदर्दी किया। मेरे इजहार हमदर्दी करने से वो रोने लग गया। मैंने इसे अपने साथ चिमटा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। जब इसके दिल का बोझ हल्का हो गया तो मैंने इसे कहा, कबीर, मैं तुम्हारी वालदा को वापस तो नहीं ला सकता, अलबत्ता ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी वालदा के कातिल या कातिलों को इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा। वो खामोशी से मेरी तरफ देखने लगा। मैं तो खुद हैरान हूँ जी, हालांकि जरा से खटके से मेरी आंख खुल जाती है। क्या तुम सुबह मामूल के मुताबिक उठे थे? जी हाँ, मैं सुबह मामूल से कम 1 घंटे बाद बेदार हुआ था। ठीक है, तुम इस बात की ज़्यादा टेंशन ना लो। ये बताओ, तुम्हारे ख्याल में क्या मुजरिम तुम्हारे डंगर चुराने आए थे क्या? कबीर का जवाब सुनाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि ये बात बताना मैं पहले भूल गया था कि कातिल जाते हुए बैरूनी दरवाजे के रास्ते से गए थे। उन्होंने बाहर से कुंडी नहीं लगाई थी, सिर्फ किवाड़ों को आपस में मिलाकर बंद किया था। थानेदार साहब, लगता तो ये है कि वो मेरी माँ को कत्ल करने आए थे। इस 12 साला लड़के ने अचानक ऐसी बात कहती थी कि मेरे जैसा गुर के 12 तीता भी हैरान रह गया था। बेटा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं, मैं किसी पर शक जाहिर नहीं कर सकता। तुम्हारे वालिद साहब के मरने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई आवारा हो गए थे और यही आवारगी और बेराह रवि तुम्हारे बड़े भाई मंजूर को खा गई। क्या तुम्हारा शक इस तरफ नहीं जाता? थानेदार साहब, आजकल इनको अपनी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल में इनको किसी और तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब तुम अपने घर जाओ। मैं एक दफ़ा फिर अपना वादा दोहराता हूँ। थानेदार साहब, खुदा आपको इसका अजर देगा। वो चला गया और मेरे जहन में एक गिरासी डाल गया। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मुझे यूँ महसूस होता है जैसे वो छोटा लड़का मेरे सामने बैठा कह रहा हो कि खुदा आपको इसका अजर देगा। ये बातें, ये दुआएं और जज्बात ही तो मेरी ज़िंदगी का सरमाया हैं। इसके जाने के बाद उसका बड़ा भाई कदीर मेरे पास आ गया। कदीर के साथ भी मैंने इजहार हमदर्दी किया और कहा, कदीर, ये वक्त ऐसा तो नहीं कि मैं तुमसे सवालो जवाब करूं, लेकिन मैंने चंद लम्हात उसकी आंखों में देखा और फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। मैं जल्दी से जल्द कातिलों को कानून के कटघरे में लाना चाहता हूँ। थानेदार साहब, मैं सब समझता हूँ। काश मैं अपने दोस्त आरिफ के पास न जाता। वो दिल गिरफ्तार लहजे में बोला। तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है? करीबी शहर में। उसने शहर का नाम भी बताया था, लेकिन मैं यहाँ शहर का नाम लिखने की बजाय सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये करीबी शहर हमारे थाने से सिर्फ 25 किलोमीटर के फासले पर था। क्या इससे तुम्हें कोई ज़रूरी काम था? दरअसल वालदा ने मुझे इससे पैसे लेने भेजा था। इसकी शहर में बहुत बड़ी आड़त की दुकान है। क्या तुम पैसे लेकर आए हो? जी, उसने 3,000 रुपया दिया है। बाकी 3,000 देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। मुझे पता चला है कि तुम आवारा हो गए हो, जुआ भी खेलते हो और शहर के बाजार हुस्न में भी जाते हो। और मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो सब कुछ समझ गया है। बस थानेदार साहब, मैं बहुत गलत, गंदा और गुनहगार आदमी हूँ। जब मां नहीं रही तो मुझे एहसास हुआ है कि मैं तो सब कुछ गलत करता रहा हूँ। अब मैं सिर्फ अपने घर और भाई पर तवज्जो दूंगा। इसके लहजे में कोई न कोई ऐसी बात थी कि मुझे यकीन हो चला था कि सुबह का भूला शाम को घर आना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कदीर, तौबा के दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं। लेकिन कदीर, मुझे एक बात उलझन में डाल रही है। कौन सी बात? वो यूं चौंक कर बोला जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम किस वक्त अपने दोस्त से मिलने गए थे? तकरीबन 2 बजे। जिस शहर में तुम गए थे वहां बस के जरिए ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। फिर तुम्हारी वापसी अगली सुबह 9 बजे के करीब क्यों हुई? थानेदार साहब, क्या आप मुझ पर किसी किस्म का शक कर रहे हैं? तुम इस बात को छोड़ो। हमारी तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से ही चलती है। मेरे सवाल का सच्चा और खरा जवाब दो। अगर आप इस बाबत ना पूछें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उसने मुल्तजियाना लहजे में कहा। मैं चौंक गया। मुझे इस किस्म का कोई शक नहीं था कि उसने अपनी माँ को कत्ल किया है, लेकिन इसके जवाब ने एक लम्हे के लिए मेरे दिल में चोर सा जरूर घुसा दिया था। देखो कदीर, सब कुछ सच सच बता दो, वरना परों से कबाब भी बन सकता है, मैंने सुमाइनी लहजे में कहकर उसके चेहरे पर नजरें मरकूज कर दी। वहां बदहवासी के आसार नुमाया थे। थानेदार साहब, इस बात को पर्दा राज में ही रहने दें। मैं कसम खाकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका ताल्लुक मेरी वालदा के कत्ल के साथ नहीं है। फिर तुम खामखा सस्पेंस क्यों फैला रहे हो? यहाँ कत्ल की तफ्तीश हो रही है, मैंने लहजे को जरा सख्त करते हुए कहा। वो मैं जरा फरीदाबाई के कोठे पर रुक गया था, उसने नजरें नीची करते हुए जवाब दिया। तुम ये न समझना कि मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी हर बात का यकीन कर लूंगा। आप बेशक जहाँ मर्जी अपना बंदा भेजकर अपना शक रफे करें, लेकिन मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि मेरी वालदा के कातिलों को कानून के शिकंजे में जरूर लें। मैं इसीलिए तो ये सारे पापड़ बेल रहा हूँ, लेकिन मैं कोई मावराई हस्ती नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक जीती जागती दुनिया से है। इसलिए तुम कोई शक वगैरह जाहिर करोगे तो बात आगे बढ़ सकेगी ना? मैंने साफ कोई कामरत उसके कानों में उंडेलते हुए कहा। मुझे तो शक नौरीन पर है। ये डायन पहले मेरा बड़ा भाई मंसूर खा चुकी है। ये नौरीन कौन है? नौरीन मेरे भाई की मुंह बोली बहन है। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर जाओ, लेकिन थाने में बताए बगैर कहीं न जाना। इसका मतलब है कि आपने मुझे मशकूक अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, उसने कहा। शाबाश, जाओ, अपने जहन को ना उलझाओ। वो चला गया। अगले ही लम्हे नंबरदार आ गया। आते ही कहने लगा, ये लौंडा क्या कहता है? मुझे तो ये मुश्तबा लगता है। काफ़ी बातें वजाहत तलब हैं और इनकी तस्दीक लाजमी है। मैं हाजिर हूँ जनाब, उसने अपने सीने पर हाथ बांधकर झुकते हुए कहा। जब तुम्हारी किसी खिदमत की ज़रूरत पेश आएगी तो तुम्हें ज़रूर जहमत दी जाएगी। फिलहाल तुम मकतूला के घर जाकर बैठो और कांस्टेबल आफताब को भेज दो। थाने का फासला यहाँ से ज़्यादा नहीं था। मैं और आफताब पैदल ही रवाना हो गए थे। वैसे भी गाड़ी मैंने वापस भिजवा दी थी। मेरे ख्याल में जहनी जिम्नास्टिक के बाद पैदल चलने से न सिर्फ जहन फ्रेश हो जाता है, बल्कि टांगों के सोए हुए मसल भी चाको चौबंद हो जाते हैं। मेरे जहन में ये केस ही चल रहा था। रास्ते में मैंने आफताब से पूछा, क्यों भाई, इस कत्ल के बारे में खल के खुदा क्या कहती है? सर, एक बात तो बहुत ही अफसोसनाक है। मैयत वाले घर में भी लोग एक दूसरे की चुगली करने से नहीं चूकते। घर में रोना धोना पड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी अलहदा मंडली लगाए
भांत भांत की बातें करते रहते हैं। मैं भी सर ऐसी ही एक मंडली में जाकर बैठ गया था। फिर ऐसे लोगों की बातों से क्या गुल खिला? लोग कहते हैं कि अपनी माँ का कातिल कदीर ही है, फिर इसकी वजह भी ढके छुपे लफ्जों में बयान करते हैं। ये सब कहानी मुझ तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस केस की कुछ कड़ियां अभी गुम हैं। फिर मैंने निहायत तफसील से सारे हालात उसके सामने रख दिए। सर, हर कोई अपनी अपनी डफली बजा रहा है। कबीर की ये बात दिल को लगती है कि कातिल उसकी वालदा को कत्ल करने आए थे और कत्ल करके चलते बने। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, वरना क्लोरोफॉर्म में डूबा हुआ रुमाल अपने पास रखने की जरूरत क्या थी? नंबरदार और मैयत के घर में बैठे लोग शक कदीर पर जाहिर कर रहे हैं और हालात भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इन बातों की यहाँ तक पहुँचते ही थाना आ गया। इस वक्त रात के 8 बज चुके थे। मैं आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया। अगली सुबह मैंने 3 सिपाहियों को अपने कमरे में बुलाया। ये कासिम, कमर और रेहान थे। कासिम को मैंने बाजार हुस्न में फरीदाबाई के कोठे पर भेज दिया। कमर के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई थी कि वो आड़त मंडी में आरिफ आड़ती के पास जाए और कदीर के बयान की तस्दीक करके आए, और रेहान को यह हुक्म दिया कि वो मुखबिर आपा शाहीन को बुला लाए और मेरे क्वार्टर में बिठा दे। दरअसल हमें मुखबिरों को खुफिया रखना पड़ता था। सहपहर तक ये सारे काम हो गए। आरती आरिफ ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि उसने कदीर को 3000 रुपये दे दिए थे और वो शाम ढले उसके पास से रुखसत हो गया था। लेकिन फरीदाबाई ने मेरे दिल में मौजूद शक को तकवीत दे दी थी। इसके बकौल बात तो पूरी रात की हुई थी, लेकिन रात 2 बजे अचानक कदीर ये कहकर रुखसत हो गया कि न जाने इसके दिल को क्या हो रहा है। उसने कदीर के सीढ़ियां उतरते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा था। कदीर एक टैक्सी में बैठ रहा था। बहरहाल जो बात जवाब तलब थी वो ये थी कि अगर कदीर बाजार हुस्न से रात 2 बजे निकलकर टैक्सी में बैठ गया था तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाना चाहिए था। और ये बात बताना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर बेगम की मौत 3 और 4 बजे के दरमियान ही वाक़ई हुई थी। हालात तो वाक़ियात हेर फेर कर कदीर की तरफ ही इशारा कर रहे थे, लेकिन कुछ सवाल हिनोस जवाब तलब थे, और ये मामला हिनोस दिल्ली दूरस्त वाला था। आपा शाहीन जैसे किरदार हमारे माशरे में आम हैं। इन्हें घर घर की खबरें होती हैं, 4 दीवारी के अंदर के राज, ऐसी ऐसी बातें इन्हें मालूम होती हैं कि आम मर्दों जन की रसाई वहाँ तक नहीं हो सकती। और अगर ऐसी औरतें मुखबिरी का काम करें तो थानेदारों के लिए पेचीदा केस हल करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। वैसे तो कहते हैं कि औरतें पेट की हल्की होती हैं, लेकिन अगर ये औरतें मुखबिर हों तो बड़ी राजदारी के साथ सारे काम करती हैं। मैंने इस सिलसिले में कई बार आपा शाहीन को आजमाया था, और इस केस में भी मैंने इसके लिए इसको तलब किया था कि ये मुखबिरी करके अंदर की बातें लेकर आए। इससे जब मैंने नौरीन के मुतालिक पूछा तो इसने बताया कि ये एक गरीब मगर खूबसूरत औरत है। हामिद 1 साल से बिस्तर का होकर रह गया है। इस पर 1 साल पहले फालिज का हमला हुआ था। नौरीन 2-3 घरों में काम करती है, वहाँ से इसे रोटी भी मिल जाती है और कपड़े भी इसे दे दिए जाते हैं, और जो पैसे इसे मिलते हैं इससे बीमार हामिद का इलाज करवा रही है, और वो सही मायनों में वफा परस्त है। इसके किरदार पर कुछ लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, थानेदार साहब, मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे लोगों का मुंह नोच लूं। ये लोग खुद मन के गंदे होते हैं। इसने गुस्से से कहा, तुम भी तो एक औरत हो शाहीन, ज्यादा जवान भी नहीं हो। नौरीन का हामिद बिस्तर मर्द पर पड़ा है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो वो जवान भी है और हसीन भी। बस ये समझ लें थानेदार साहब कि उसने अपने जज्बात को हालात की भारी बर्फीली सिल में दबाया हुआ है। देखो शाहीन, राई हो तो पहाड़ बनता है ना, कुछ तो बात है, चाहे वो मनफी हो या मुस्बत। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं जल्द ही ज़मीन की तह में छुपी बात भी आप तक पहुँचा दूंगी। इसको रुखसत करने के बाद मैं थाने में वापस आ गया। अब मुझे थाने के रिकॉर्ड में मौजूद जुराइम पेशा अफराद को तफ्तीश की चक्की में फांसना था। ऐसे अफराद बड़े काइयाँ होते हैं, कानून को समझते भी हैं और क्रिकेट की तरह रंग बदलने में माहिर भी होते हैं, लेकिन इनकी दुखती रगें हमारे पास होती हैं, जिनको छेड़कर
हम अपने मतलब की बातें इनके पेट से निकलवा लेते थे। शाम तक कुल 7 अफराद हमारे काबू में आ गए थे। सबके साथ जो सवालों जवाब हुए थे, वो अगर सारे लिखते जाऊंगा तो कहानी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। बहरहाल 2 बंदों से जो मालूमात मुझे हासिल हुई थी, इन्हें हौसला अफजा कहा जा सकता था। इनमें एक का नाम सफदर जबकि दूसरे का फिरोज उर्फ चित्रा कमला था। इसके चेहरे पर बर्स के निशान थे। मैंने पहले दोनों से अलग अलग सवालों जवाब किए थे, फिर दोनों को इकट्ठा बिठा लिया था। देखो सफदर और चित्रा, तुम इस थाने से बाहर नहीं जा सकोगे। आप हमें खामखा एक ऐसे जुर्म में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने किया ही नहीं है। ये हमें कदीर की कारिस्तानी लगती है, फिरोज उर्फ चित्रा ने कहा था। देखो ये वारदात कम से कम 3 बंदों ने की है। अगर कदीर इसमें शामिल है तो बाकी 2 बंदे तुम ही हो सकते हो। वो इस तरह तड़प तड़प कर कस्में खाने लगे जैसे मैंने कोई बड़ी ही अनहोनी बात कहती हो। मैंने सफदर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिगरेट कौन सी पीते हो? दोनों ने अपने अपने ब्रांड निकालकर मेरे सामने रख दिए। एक ब्रांड वुडबाइन था जबकि दूसरा बुगला था। चित्रा साहब, तो आप बुगला ब्रांड सिगरेट पीते हैं? थानेदार साहब, तो इससे क्या साबित होता है? मैंने डब्बी से एक सिगरेट निकालकर सूंघा। वो सादा था। मैंने हवा में तीर चलाते हुए कहा, चर्स कौन सी जेब में रखी हुई है? चर्स? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर वो बोला, थानेदार साहब, मैं कभी कभी इससे शुक्ल कर लेता हूँ, लेकिन हर वक्त अपने पास नहीं रखता। और तुम? मैंने सफदर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी कभी कभी ही पीता हूँ। इस वक्त हमारे पास नहीं है। बेशक तलाशी ले लें। मैंने ड्रामाई अंदाज में दराज से चाय वारदात से मिलने वाली डब्बी निकालते हुए कहा, ये डब्बी तुम लोगों ने ही कदीर के मकान की दीवार के साथ फेंकी थी ना? बिल्कुल नहीं, हम तो वहां गए ही नहीं थानेदार साहब। अगर मामला चर्स और बुगला ब्रांड सिगरेट का है तो आप दारे को टटोल लें। सफदर ने कहा, ये लोग ऐसे ही थे। जब अपने ऊपर कोई इल्जाम आता था तो इधर उधर की बातें और मालूमात उगल देते थे। ये दारा कौन है? ये डंगर चोर है जनाब, लेकिन अभी तक आपके हत्थे नहीं चढ़ा, वरना अब तक सलाखों के पीछे होता। सफदर ने मुझे मक्खन लगाते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे भटकाने की कोशिश की तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। 4-5 साल के लिए तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा, आप हमें हवालात में बंद कर दें। जब आपकी तशफ़ी हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। दोनों ने बैक ज़बान होकर कहा, लेकिन मैंने इन्हें इस ताकीद के साथ रुखसत कर दिया कि थाने में बताए बगैर कहीं न जाए और एएसआई जावेद खान को बुला लिया। जावेद खान मजबूत जिस्म का एक लंबा तड़ंगा बंदा था। ताल्लुक सूबाई सरहद आजकल खैबर पख्तूनख्वा के साथ था। जीदार और ज़हीन था। उम्र की कम से कम 50 बहारें देख चुका था। जावेद खान, दारा के मुतालिक कुछ पता है? सर, ये साहिवाल का रहने वाला है। वहाँ एक दफ़ा डंगा चोरी में पकड़ा गया था। 3 साल कैद काट कर आया है। सर, दरअसल मैं यहाँ आने से पहले वहाँ के एक थाने में था। ओह, ये तो अंधे के हाथों बटेर आने वाली बात है। आजकल सुना है कि वो यहाँ आ गया है। मैंने सफदर और चित्रा से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में कहा, यहाँ आ गया है तो फिर हमारे थाने की हुदूद में रस्सागिरी की वारदातों में वही मुलविस हो सकता है। और सर, ये बात भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ मैंने ही इसे गिरफ्तार किया था और अब भी लगता है कि तुम्हारे हाथों ही अपने अंजाम को पहुँचेगा। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं मुखबिरों का जाल फैला देता हूँ। वो ये कहकर चला गया। यहाँ इस बात की वजाहत कर दूं कि चित्रा और सफदर उसके ठिकाने से वाकिफ नहीं थे। इसके बाद मैंने कदीर को एक दफ़ा फिर बुला लिया। मैंने इसे अपने सामने बिठाते हुए कहा, लगता है कि तुमसे आहनियतों से निपटना पड़ेगा। जनाब, आप मेरे ऊपर वक्त ज़ाया करने की बजाय इधर उधर भी तफ्तीश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने अपनी माँ को कत्ल नहीं किया। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। मैंने फरीदा बाई से मालूमात हासिल कर ली हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर? वो सरासीमा नजर आने लगा। तुम वहाँ से 2 बजे रात ही निकल आए थे। फरीदा बाई ने तुम्हें खुद बाजार में खड़ी हुई टैक्सी में बैठते देखा था। और तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारी वालदा को 3 और 4 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया था। ओह, काश काश मैं सीधा घर पहुंच जाता। वो अपने बाल नोचने लगा। इस दौरान वो कहता जाता था, तभी तो मेरे दिल को इस रात 2 बजे ही कुछ होने लगा था।
काश मैं फरीदा बाई के कोठे पर न जाता, सीधा घर आ जाता। हाय मेरी माँ, ये क्या हो गया। वाकई सियाने सही कहते हैं कि बुराई की राहों पर चलने वाले उस वक्त ख्वाब या गफलत से बेदार होते हैं जब इनका ऐसा नुकसान हो चुका होता है जिसका इसाला मुमकिन नहीं होता। फिर जो वो रोया है तो मुझे इसे संभालना मुश्किल हो गया। मैंने अपनी मदद के लिए सिपाही कमर को भी बुला लिया। मैं हैरान था क्योंकि वो अदाकारी नहीं थी, हकीकत थी। बड़े से बड़ा मुजरिम भी ऐसी अदाकारी नहीं कर सकता था। वो कातिल नहीं हो सकता था। तो फिर कातिल कौन थे? इस केस में तो मुझे सही मायनों में दांतों तले पसीना आ गया था। ये कहीं लोहे का चना साबित हुआ था। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि एक अगर दुख में हो, तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हो तो दूसरा भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। जब वो यानी के कदीर संभल गया तो उसने बताया कि उसका इरादा फरीदा बाई के कोठे पर रात भर रहने का था, लेकिन 2 बजे के करीब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका दिल कोई मुट्ठी में लेकर दबा रहा हो और अंदर से आवाज आ रही थी, जल्दी घर पहुंचो। इसीलिए वो 2 बजे फरीदा बाई के कोठे की सीढ़ियां उतर आया। खुशकिस्मती से बाजार में से एक खाली टैक्सी मिल गई। उसने ड्राइवर को अपने गांव का पता बताया और टैक्सी में गिर सा गया। लेकिन अभी टैक्सी ने आधी मुसाफत भी तय नहीं की थी कि इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसकी जेब में पैसे थे। उसने ड्राइवर को करीबी अस्पताल में चलने के लिए कहा। किस्सा मुख्तसर कि सुबह 8 बजे तक इसे अस्पताल में रहना पड़ा, इसलिए वो घर 9 बजे पहुंचा और वो वहाँ जो हालात थे इसके मुतालिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ तक सुनाकर अचानक वो जोश में आ गया और जरा ऊंची आवाज में बोला, थानेदार साहब, बाज़ वालिदैन भी डिक्टेटर होते हैं, अपना हर फैसला बच्चे पर ठूसते हैं। ये ना करो, वहाँ ना जाओ, इससे ना मिलो, कहीं तफरीह करने दूर ना जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे वालिद साहब ऐसे ही थे। बचपन से हमारे दिल में खौफ और एहसास कमतरी बैठ गया था। हमारी वालदा के साथ हमारे वालिद साहब की लड़ाई ही रहती थी। हमारी वालदा सब्र शुक्र करने वाली खातून थी, लेकिन हमसे ये ना हो सका। हम बागी हो गए घर के माहौल से। जब हम जैसे घर के घुटे घुटे माहौल से बाहर निकलते हैं तो हमारी उड़ान, हमारे कदम वहां तक पहुंच जाते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। मुझे एक ही झटके ने वापस फेंक दिया है, लेकिन आह, मेरा बड़ा भाई मंसूर, वो इन राहों में गुम हो गया। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। आखिर में वो बोला, थानेदार साहब, अब मेरा जहन रोशन हो गया है। आप हमारे आस्तीन के सांप को पकड़ें, सब कुछ उगल देगा। मेरा जहन पहले इस तरफ क्यों ना गया। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। मैंने इसे आराम से, प्यार से, नफसियाती तरीके से समझाया कि वो कानून को हाथ में लेने के मुतालिक बिल्कुल ना सोचे, सब मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद मैंने उसे रुखसत कर दिया। 2 दिन बाद दारा और उसके 2 साथी हमारी गिरफ्त में थे। दारे ने 4 नंबर की 8 खुराकें खाने के बाद सब कुछ उगल दिया। ये बेहिसी लालच, दीदा दिलेरी और चोरी और सीना जोरी की दास्तान है, और ये बेहिसी की भी दास्तान है। मैं कहानी वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ी थी। ये तो आप जान ही चुके हैं कि बाप के मरने के बाद दोनों बेटे बागी हो गए थे, लेकिन ये बात आधी सही है। दरअसल घर के माहौल ने वालिद की जिंदगी में ही इन्हें घर के घुटे घुटे माहौल से फरार हासिल करने पर मजबूर कर दिया था। वालिद के मरने के बाद वो बिल्कुल ही आज़ाद हो गए। आवारगी का जो जहर वो अपने अंदर उतार चुके थे वो रंग ले आया था। मंजूर की दोस्ती चौधरी फरजंद अली के बेटे तैमूर के साथ काफ़ी अरसे से थी। वो हम प्याला और हम निवाला थे। इकट्ठे शराब व कबाब की महफिलें सजाते थे। लोग इन्हें यकजान 2 कालिब कहते थे। लेकिन अचानक नौरीन इनके दरमियान आ गई। यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूँ कि आपा शाही ने इस दौरान नौरीन के मुतालिक बाकी मालूमात मुझ तक पहुँचा दी थीं। नौरीन पहले चौधरी फरजंद अली की कोठी में मुलाजमत करती थी, लेकिन इसके लख्ते जगह तैमूर की आंखों में अपने लिए हवस के बादल मंडलाते देखकर वहां से काम छोड़ दिया था। नौरीन के किरदार के मुतालिक तो आप जान ही चुके हैं। एक दिन नौरीन को रास्ते में रोककर छोटे चौधरी तैमूर ने कहा, देखो बुलबुल, लाख आहुजारी कर लो, लाख इनकार कर लो, लेकिन आखिर हमारे पिंजरे में ही आना है। नौरीन ने कमाले जुर्रत से कहा, देखो, हर औरत बिकने वाली नहीं होती। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना खूब जानती हूँ, तुम मुंह धो रखो। फिर वो पैर पटकती हुई अपने घर आ गई थी। फिर एक दिन इसने मंसूर को रास्ते में रोककर कहा,
मंजूर, तुम एक शरीफ बाप के बेटे हो। चौधरी तैमूर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं बेयारो मददगार हूँ। मेरा शौहर बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इज्जत नहीं दूंगी। अगर मेरी जगह तुम्हारी कोई बहन होती तो तुम क्या करते? मंजूर घर में सबसे बड़ा था। इनकी कोई बहन नहीं थी। कुछ ही अरसे पहले उस वक्त इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। मंजूर नौरीन की बातें सुनकर अंदर बाहर से हिल गया। अचानक उसने जोश से कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जिनके भाई जिंदा हों इन्हें कोई मेली आंख से नहीं देख सकता। नौरीन अपने घर चली गई और मुतमईन हो गई। इस दिन तैमूर के बाग वाले डेरे पर महफिल जमी हुई थी। मंजूर भी वहां पहुंच गया। उसने तैमूर से कहा, आओ यार, जरा जंगल की तरफ चलते हैं। जरा सैर करने को जी चाहता है। डेरे से कुछ ही दूर एक छोटा सा जंगल था जिसके सिरे पर एक छोटी सी झील थी जहां मुर्गाबियां भी आती थीं। तैमूर ने शिकारी बंदूक भी साथ ले ली थी। उसने एक दो बंदूक बरदार भी साथ ले जाना चाहा था लेकिन मंजूर ने मना कर दिया था। यहाँ ये बात बता दूं कि चौधरी फरजंद अली का गांव 6-7 मील दूर था और मेरे थाने की हुदूद में नहीं आता था। इसको एक और थाना लगता था। दोनों ने खाने पीने का कुछ सामान भी साथ ले लिया था। झील के किनारे पहुंचकर मुर्गाबियों के इंतजार में दोनों बैठ गए। दरअसल जिस काम ने होना होता है वो होकर रहता है। ये कहा जा सकता था कि मौत घेर कर मंजूर को वहां ले गई थी। बातों के दौरान मंजूर ने कहा, यार एक बात बोलूं, मानोगे? मैं तो जान भी दे सकता हूँ। आज तुम कैसी तकल्लुफ वाली बातें कर रहे हो। मुझे ये ताल्लुक अपने दरमियान जहर लगता है। तुम तुम नौरीन का पीछा छोड़ दो। बड़ी इज्जतदार और हालात की मारी हुई है। क्या मतलब? तैमूर ने हैरान निगाहों से अपने जिगरी यार को देखते हुए कहा, मतलब वही है जो मैंने बताया है। इसका मतलब है कि तुम इसकी जुल्फ के असीर हो चुके हो। ये बात नहीं है। तुम औरत को सिर्फ एक ही मकसद से देखते हो। मैंने तो इसे बहन कहा है। अच्छा, तो मेरे दोस्त ने गुनाहों की टोकरी को सर पर रख लिया है। तैमूर ने तमस्खुराना अंदाज में कहा, देखो तैमूर, मुंह संभाल कर बात करो। वो पाकबाज, मजबूर और बेसहारा है तो इसके साथ निकाह पढ़वा लो ना। इसके आपाश शौहर को कहो कि वो इसे तलाक दे दे। तैमूर का लहजा गुस्सा दिलाने वाला था। लगता है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे बहन कह दिया है और जब कोई गैरतमंद भाई किसी को बहन कहते तो फिर इसकी हिफाजत के लिए जान की परवाह नहीं करता। मंजूर ने जोश से कहा, लगता है कि तुमने पंजाबी फिल्में कसरत से देख रखी हैं। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात को पल्ले से बांध कर रखना। और तुम भी कान खोल कर सुन लो। नौरीन ने मेरी तौहीन की थी, इसलिए मैं हर सूरत में इसे खराब जरूर करूंगा। मंजूर का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। वो तो इसलिए तैमूर को यहाँ इस वीराने में लेकर आया था कि राजदारी से सारी बात इससे करेगा, लेकिन यहाँ तो मामला उलट हो गया था। अचानक उसने राइफल उठा ली और तैमूर के सीने पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ खत्म करके दफन कर दूंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अचानक तैमूर हंस पड़ा और बोला, तुम भी बस बुद्धू ही हो। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। मंजूर ने राइफल रखकर तैमूर को गले लगा लिया, लेकिन चंद ही लम्हों बाद तैमूर ने राइफल के 3 कारतूस मंजूर पर फायर कर दिए थे। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कारतूस के छर्रों ने उसका दिल, जिगर और फेफड़े तबाह बर्बाद कर दिए थे। ये बातें मुझे दूसरे थाने में जाकर मालूम हुई थीं जब मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और केस की फाइल का मुताला किया था। मंजूर के आखिरी अल्फाज ये थे, तुमने मुझे धोखे से मारा है। अपने भयानक अंजाम से बच न सकोगे। मंजूर की लाश को वहीं छोड़कर तैमूर घर आ गया था और डेरे पर मौजूद सब बंदों को समझा दिया था कि इस बात का जिक्र किसी से न करना कि मंजूर मेरे साथ जंगल की तरफ गया था। जब मंजूर शाम को घर न आया तो कोहराम मच गया। कदीर जो ही बाहर निकला उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जिसने उसे बताया कि दोपहर के वक्त उसने मंजूर को छोटे चौधरी के डेरे के अंदर दाखिल होते देखा था। वो बंदा वहां अपनी खाला से मिलने गया था। कदीर ने स्कूटर निकाला और डेरे पर पहुंच गया। वहां पर तैमूर नहीं था। उसके हवारियों ने बताया था कि मंजूर आज इधर आया ही नहीं। वो इस बंदे की बात को कैसे झुटला सकता था? इसके जहन में खतरे की घंटी बज उठी। कदीर सीधा थाने में चला गया और सारी बात बता दी। वहां के थानेदार ने गौर से उसकी बात सुनी और चंद सिपाहियों को साथ लेकर डेरे पर पहुंच गया। इस वक्त वहां तैमूर भी मौजूद था।
تھانے دار تیمور کو اور وہاں موجود 4 حواریوں کو لے کر تھانے میں آ گیا۔ ملاقات پر میں نے اسے ایک کرخ، ایماندار اور ثابت قدم تھانے دار پایا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی اس نے حواریوں اور چھوٹے چودھری سے سب کچھ اگلوا لیا۔ چودھری نے یہ بتا دیا تھا کہ منظور دوپہر کو ڈیرے پر آیا تھا اور چھوٹے چودھری تیمور کے ساتھ جنگل کی طرف گیا تھا۔ تیمور کی نشاندہی پر لاش بھی برآمد ہو گئی تھی۔ کچھ جگہوں سے گدھوں نے لاش کو نوچ کے کھا لیا تھا۔ بہرحال بڑے چودھری کے تعلقات، پیسہ اور رعب و دبدبہ کسی کام نہ آیا تھا۔ تیمور جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ وزیر بیگم نے زمین کا ایک ٹکڑا بیچ دیا تھا اور ایک چوٹی کا وکیل کر کے مقدمہ لڑا تھا۔ اس دوران فصل کے پیسے بھی آ گئے تھے۔ نورین نے بھی عدالت میں اس بات کی گواہی دی تھی کہ منظور نے اسے بہن کہا تھا اور وہ بہن کی عزت پر قربان بھی ہو گیا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے بعد میں اسے عشق و معشوق کا چکر مشہور کروا دیا تھا۔ بہرحال حقیقت صرف نورین کو پتہ تھی یا یہ رشتہ صرف منظور جانتا تھا۔ بعض اوقات برے آدمی بھی اس قسم کے کارنامے انجام دے ڈالتے ہیں۔ شاید یہ نورین اور وزیر بیگم کی دل سے نکلی دعاؤں کا اثر تھا کہ وکیل کے کہنے کے باوجود بھی تیمور اپنے اقرار جرم سے منحرف نہیں ہوا تھا اور جج نے اسے 20 سال کی قید کی سزا سنا دی تھی اور آج کل جیل میں تیمور اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ اب وزیر بیگم کے قتل کے متعلق بتا دوں، یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ بد سے بدنام پورا۔ جب دادن خان عرف دارا اپنی سزا کاٹ کر واپس آیا تو اس کا نام تھانے کے ریکارڈ پر چڑھ چکا تھا۔ اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے۔ یہ ہم تھانے داروں کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ تقریباً 50% مجرم توبہ طائب کرتے ہیں اور بہت سے نہیں کرتے اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ بہرحال دارا وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گیا۔ وہ اب صرف چھوٹے موٹے جرم کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں اس سے ایک بڑا جرم کروا دیا گیا۔ جس علاقے سے دارا آیا تھا وہاں چودھری فرزند علی کا دوست راجہ فراست علی رہتا تھا اور چھوٹے موٹے جرائم میں دارا کی مدد لیتا رہتا تھا۔ دارا نے اسے کہا، یہاں کی زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، مجھے کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیں۔ اس طرح وہ چودھری فرزند علی کے زیر سایہ آ گیا۔ چودھری فرزند علی یہ چاہتا تھا کہ وزیر بیگم اور قدیر راضی نامہ کر لیں اور اس کا لخت جگر باہر آ جائے۔ اس نے وزیر بیگم کو پیغام بھجوایا کہ وہ خون بہا لے لے اور راضی نامہ کر لے، لیکن وزیر بیگم نے بڑا سخت جواب دیا۔ اس نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا تھا، اپنے چودھری سے کہو کہ اس جیسے ذلیل چودھری خون بہا لیا کرتے ہیں، اس کے بیٹے کو کم سزا ہوئی ہے، میں تو بڑی عدالت میں اپیل کروں گی اور اسے پھانسی کی سزا دلواؤں گی۔ جس طرح میرے بیٹے کی لاش میری دہلیز پر آئی تھی اسی طرح اس کے بیٹے کی بھی لاش پھانسی لگ کر آئے گی تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ پھانسی لگ کر آئے گی تو ہی میرے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی، میں سب کچھ بیچ دوں گی۔ جب اس قسم کا سودا ذہن میں سما جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سودا بازی کرنے میں اور اس قسم کے معاملات چلانے میں نمبردار صاحب آگے آگے رہتے تھے اور چودھری فرزند علی کا تو وہ دستے راز تھا۔ یہ ساری ڈیلنگ اس نے کی تھی اور وزیر بیگم سے بات چیت اسی نے کی تھی اور چودھری کے تن بدن میں آگ لگانے والا جواب بھی ظاہر ہے وہی لے کر گیا تھا۔ اب اتنے عرصے بعد بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا تھا یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ تھا اور اب اس پر بحث کرنا بے سود تھا، لیکن وزیر بیگم کے لہجے اور جواب نے چودھری کو گرم توے پر بٹھا دیا تھا۔ دوسرے نمبردار نے بھی گرم مسالہ لگا کر چودھری کے غصے کو مہمیز کر دیا تھا۔ نمبردار نے چودھری کو یہ مشورہ دیا تھا کہ قدیر کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیتے ہیں، لیکن چودھری نے کہا تھا ہم نے اپنا مقصد بھی تو حاصل کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ سارا ملبہ ہم پر ڈال دے۔ اس کے مننے کے بعد یعنی کہ وزیر بیگم کے، ہم وزیر سے ڈیل کر لیں گے۔ بہرحال وزیر بیگم کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اس کے لیے دارا اور اس کے 2 ساتھیوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ اسے رسا گیروں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے پہلے اس سے رسا گیری کی کچھ وارداتیں کروائی گئیں۔ دارا کوئی پیشہ ور قاتل نہیں تھا لیکن پہلی بار یہ مہم سر کر رہا تھا۔ اسے کلوروفارم میں بسا رومال وزیر بیگم پر بھی استعمال کرنے کی حماقت سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے سارا ڈرامہ ہی فیل ہو گیا۔ جب میں نے نمبردار پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ کام رسا گیروں کا نہیں تو اس نے بڑی سرعت کے ساتھ پینترا بدلا اور حکم دیا
اور کہہ دیا قتل قدیر نے کیا ہوگا۔ اس سے کافی حماقتیں سرزد ہوئیں جس کی وجہ سے کئی بار میرا شک اس کی طرف گیا۔ راضی نامہ کا سلسلہ انہوں نے بڑے خفیہ طریقے سے انجام دیا تھا، لیکن یہ بیل مونڈھے نہ چڑھ سکی اور نتیجہ سب کی توقع کے برخلاف نکلا۔ دارا اور اس کے ساتھیوں کو سزا ہو گئی تھی، لیکن چودھری اور نمبردار سزا سے بچ گئے تھے۔ وہ عدالت میں جا کر مکر گئے تھے۔ انہوں نے سارا ملبہ دارا اور اس کے ساتھیوں پر ڈال دیا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت دارا اپنے پاس نہیں رکھتا تھا کہ نمبردار اور چودھری نے انہیں وزیر بیگم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دونوں بڑے چال باز تھے اور ان کی چال کامیاب ہو گئی تھی، لیکن مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک روز ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے اور چہرے اتنے مسخ ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔